यानी इसमें एक दिल पे लगी हुई चोट का बयान किया गया है। आइए जानते हैं, देखते हैं कुछ अंश, फिर इसका सारांश पढ़ेंगे। मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा जो है वो तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि उर्दू पढ़ते रहो फिर बाद में हिंदी पढ़ना पड़ता है जब, तो हिंदी दूसरी साइड से पढ़ी जाती है और उर्दू जो है वो दूसरी साइड से पढ़ी जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। खैर जानते हैं, अलका नगरी के एक अधिपति धनराज कुबेर अपने सेवक यक्ष को कर्तव्य प्रदान के कारण, यानी कर्तव्य का जो उसने कर्तव्य उसका था उसका ना पालन करने के कारण 1 वर्ष के लिए नगर निष्कासन का श्राप दे देते हैं। यानी राजा ने 1 साल के लिए उसको नगर छोड़ने का आदेश कर दिया। किसको? यक्ष को, अपने कर्मचारी को। वजह क्या थी? राजा पूजा करने जा रहा था, भगवान की याचना करने जा रहा था, और जिसके लिए उसने यक्ष को फूल लेने के लिए भेजा था, और यक्ष ने उसमें फूल लाने में देरी कर दी, जिस वजह से राजा कुबेर जो है वो नाराज़ हो गया, और नाराज़गी की वजह से उसने यक्ष को अपनी प्रेसी से 1 साल दूर रहने के लिए आदेश कर दिया। वह यक्ष अलका नगरी से सुदूर दक्षिण दिशा में, यानी अलका नगरी है उससे दक्षिण दिशा में रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगता है। विवाहित यक्ष है, यानी यक्ष जो है शादीशुदा है। जैसे तैसे 8 माह व्यतीत कर लेता है, किंतु जब आषाढ़ का माह आता है तो आषाढ़ के माह के पहले दिन रामगिरी पर एक मेघ खंड को देखता है, यानी आसमान में छाया हुआ बादल को देखता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है। वह यह सोचकर कि मेघ अलकापुर पहुँचेगा तो प्रेसी यक्षिणी की क्या दशा होगी, यानी उसको अपनी प्रेमिका की चिंता सता रही है, अपनी पत्नी की चिंता सता रही है कि जब मेघ, ये बादल, काले काले बादल जब हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे नगर में पहुँचेंगे तो मेरी प्रेमिका की क्या हालत होगी, मेरी हिज्र में, मेरी जुदाई में, मेरे वियोग में, प्रेसी यक्षिणी की क्या दशा होगी। अधीर हो जाता है और प्रेसी के जीवन की रक्षा के लिए संदेश भेजने का निर्णय करता है। मेघ को ही सर्वोत्तम पात्र के रूप में पाकर यथोचित सत्कार के अनंतर उससे दूत कार्य के लिए निवेदन करता है। कहने का मतलब ये है कि जब उसको अपनी प्रेसी की याद सताती है और ये भी सोचता है कि प्रेसी भी परेशान मेरी होगी, मेरी प्रेमिका परेशान हो जाएगी, वो ये सोचता है जब ये बादल काले काले मेरे नगर में पहुँचेंगे तब सोचता है कि उससे पहले ही हम अब कितने दिन में वापस आएंगे, कितनी जल्दी हमारा मिलन होगा, फिर से कैसे विशाल होगा। इस वजह से वो अपना संदेश भेजना चाहता है अपनी यक्षिणी के पास, अपनी प्रेमिका के पास, तो उसको कुछ भी भेजने के लिए संदेश वाहक के रूप में कुछ नहीं मिलता, तो वो उसी काले छाए हुए बादल को, मेघ को ही अपना दूत बना लेता है, और जो है उससे कहता है, क्या कहता है यही आप देखते हैं आगे। रामगिरी से विदा लेने के अनुरोध करने के पश्चात यक्ष मेघ को रामगिरी से अलका तक का मार्ग सविस्तार बताता है। मार्ग में कौन कौन से पर्वत पड़ेंगे जिन पर कुछ क्षण के लिए मेघ को विश्राम करना है, कौन कौन सी नदियां पड़ेंगी जिनमें मेघ को थोड़ा जल ग्रहण कराना है, और कौन कौन से ग्राम अथवा नगर पड़ेंगे जहां पर वर्षा करके उसे शीतलता प्रदान करना है, या नगरों का अवलोकन करना है। इन सब का उल्लेख करता है। उज्जैनी, दिवाशी और दशपुर आदि नगरों, ब्रह्मावर्त और कनखल आदि तीर्थों तथा वेत्रवती, गंभीरा आदि नदियों को पार कर मेघ हिमालय और उस पर वसी अलका नगरी तक पहुँचने की कल्पना यक्ष करता है। और आखिर में उत्तर मेघ में अलका नगरी यक्ष का घर
उसकी प्रिया के लिए उसका संदेश या विषय वस्तु है। अब संक्षिप्त में इस पे मैंने बात की है और इसका विस्तार पूर्वक सारांश हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें संपूर्ण कहानी का वर्णन होगा। इसमें तो सिर्फ कुछ अंश मैंने बयान किए हैं। मैं ये बात कह चुका हूँ कि ये प्रेम कहानी पर लिखा हुआ निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको महाकवि कालिदास की कविता से लिया है और महाकवि कालिदास ने कहा जाता है कि इसको रामायण से लिया है। रामायण में ऐसा कहा जाता है कि रामायण जो है उसमें पुराने कवि जो थे वो दूत बनाते थे, यहीं से दूत की परंपरा शुरू हुई। मेघदूत है, पवन दूत है, इस तरह से तमाम दूत हैं, इन पे भी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।